पहला कारण तो ये है कि बसपा का जो संगठन है, संगठन में बहन जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है जो जमीन पे काम कर रहा हो। और जो बहन जी को जो काम करना चाहिए विपक्ष के नेता होने के नाते, और इस समय यूपी में अगर देखा जाए तो सबसे सक्रिय विपक्ष की जो नेता है वो बहन जी हैं, तो बहन जी की सक्रियता पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब कोई पार्टी का बड़ा लीडर और सेकंड श्रेणी के जो लीडर होते हैं, बहन जी से नीचे की जो सेकंड श्रेणी की पीढ़ी है। बसपा बड़ी पार्टी है यूपी में भाई, बसपा क्षेत्रीय पार्टियों में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बाद, हाँ मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो यूपी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के बाद अगर कैडर है तो बसपा का कैडर है यूपी में, ठीक है। लेकिन इस समय कैडर को नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है, ना तो बहन जी की तरफ से मिल रहा है और ना जो ये कोऑर्डिनेटर है इनकी तरफ से मिल रहा है। इस वजह से क्या है कि जो बसपा का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इस समय उसका मनोबल गिरा हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी वजह है जो बसपा के लिए माइनस साबित होगी और नकारात्मक साबित होगी। हमारा कैडर मजबूत है, कैडर मजबूत है तो वो जमीन पे दिखना चाहिए। 2012 के बाद से बसपा ने जमीन पे सक्रियता में बसपा की कमी आई है। बसपा में सिर्फ देखा जाए तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है और पावर सिर्फ बहन जी के पास ही रही है, बहन जी के अलावा पावर और कहीं नहीं रही। वोट परसेंटेज आप देखो ना, 2017 की बात करूं, 2017 का आप वोट परसेंटेज की बात करो तो किसका वोट परसेंटेज ज्यादा है? 23% कुछ है। बसपा को कितनी 19 सीटें मिली थी। नहीं, सीट नहीं, मैं वोट परसेंट की बात कर रहा हूं। वो होगा, लेकिन सीट आप देखो 19 सीटें मिली थी। और जो 19 में भी 2019 का जो सेंटर का चुनाव हुआ था उसमें भी अगर जो बसपा को फायदा मिला, 10 सांसद इनके बने, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो इनका गठबंधन हुआ है और उससे जो वोट इनको मिला है तो उसका इन्हें फायदा मिला। जबकि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के वोट का कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि 2014 में भी सपा की 5 सीटें थी और 2019 में भी 5 सीटें रह गई। बल्कि जो इनकी जो 2-3 परंपरागत सीटें थी, जैसे बदायूं की परंपरागत सीट थी, कन्नौज की सीट थी और फिरोजाबाद की सीट थी, इस सीट पे नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि गठबंधन से बसपा को फायदा हुआ और सपा को नुकसान हुआ। तो सपा को गठबंधन नहीं करना चाहिए था। सपा को गठबंधन नहीं करना चाहिए था और इस बार सपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और जो लोगों का रुझान है इस समय, जो आम जनता का रुझान है, आम जनता इस समय पढ़े लिखे आदमी को चुनना चाहती है और एक ऐसा नेता चुनना चाहती है जो विकास पे, शिक्षा पे और जो रोजगार है और जो चिकित्सा है उस पे काम करे। और अखिलेश यादव जी ने इसी दिशा में काम किया है। देखिए, बहन जी भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कंडीशन वही है जो मैंने आपसे पहले कहा, अगर बहन जी सक्रिय हो जाए जमीन पे और बहन जी के जो सेकंड श्रेणी के जो नेता है दूसरे लेवल के, हाँ, सक्रियता राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी है। इस समय जो कांग्रेस के साथ समस्या है वही समस्या कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ है। कांग्रेस में भी जो यूपी का नेतृत्व है प्रियंका गांधी जी का या अजय कुमार लल्लू जी का, तो वो लखनऊ तक सीमित है। कांग्रेस को भी इस समय हर जिले में जाकर मीटिंग लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। लेकिन सर सवाल तो यही खड़ा होता है ना, लोग तो कहते हैं कि अखिलेश यादव सक्रिय नहीं है आजम खान को लेकर। नहीं, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये मुस्लिम खिलाफ हो रहे हैं। ये नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अखिलेश जी की सक्रियता आप देख लीजिए, हर जिले में वो रैलियां कर रहे हैं। आंदोलन करा हर जेल अखिलेश जी ने कितनी बार आंदोलन हुए हैं, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए हैं। नेशनल मीडिया उन आंदोलन को नहीं दिखाती है। ये चीज आपको भी पता है, हमें भी पता है कि विपक्ष को वही तो बीएसपी कहती है हमारे कार्यकर्ता। अब इस समय एक चीज ये देख लीजिए कि राहुल गांधी ने वैष्णो देवी के दर्शन किए, ठीक है, जय माता दी के नारे लगाए, लेकिन उसको कोई मीडिया कवरेज मिला? नहीं मिला। कवरेज क्या दे रहे हैं? जो विवाद क्या उठ रहा है, राहुल गांधी जी ने कह दिया हमारे देश में माता की शक्ति कम हो रही है, तो उस पे जो पेड मीडिया है वो 3-4 दिन से वही राग अलाप रहा है कि माता की श्रद्धा पे राहुल गांधी जी ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं। तो लेकिन देखना ये चाहिए था कि वाकई इस समय जो धर्म है, हमारा धर्म है, हमारे धर्म में शक्ति वाकई में कम हो रही है। सवाल मैं यूपी पे कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने सपा और बसपा की हम बात कर रहे हैं। मायावती का जब शासन रहता है पूरा प्रशासन बिल्कुल सख्त रहता है, अधिकारी टाइम से आते हैं। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आप भी कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं बिल्कुल निष्पक्ष भर्तियां हुई, कोई भर्तियों में कोई घोटाला नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। देश में कोई जब उनकी सरकार रही राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, आप भी इस बात को जानते हैं।
उन्होंने 11 यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवाए बड़े बड़े। पूरी दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज आपको पता होगा, आप प्रोफेसर हैं, वो दुनिया की सबसे लखनऊ में दुनिया की सबसे अलग यूनिवर्सिटी भाई देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर पूरे देश में, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जिस जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों का शासन है, आप उड़ीसा को देख लीजिए, आप बंगाल को देख लीजिए, आप तमिलनाडु को देख लीजिए, आप केरल को देख लीजिए, ये चारों जो राज्य हैं इस समय हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी जो काम कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से, वो काम काबिले तारीफ है, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ वो भी पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं। ठीक है, डीएमके पार्टी की तमिलनाडु में सरकार है और वो देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसमें मंदिरों में भी आरक्षण लागू कर दिया, ओबीसी, एससी और एसटी के पुजारियों की वहाँ बाकायदा भर्ती हुई। और डीएमके पहली ऐसी पार्टी है जिसने सीधा सीधा ब्राह्मणवाद को नकार दिया है। बीएसपी पहली ऐसी पार्टी रही जिसमें नीट के आरक्षण को सबसे पहले लागू करवाने के लिए मुहिम छेड़ी। और बीएसपी ऐसी, जो डीएमके है वो ऐसी पहली पार्टी है तमिलनाडु की जो जातिगत जो जनगणना होने वाली है उसके पक्ष में है। और इस समय जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं हमारे देश की, क्षेत्रीय पार्टियां अगर मजबूत होती हैं तो उस क्षेत्र का विकास होता है। और उत्तर प्रदेश में विकास रुक जाने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं यही है कि इस समय भाजपा की सरकार है। भाजपा विकास पे कोई काम नहीं करना चाहती, भाजपा विकास की बात नहीं करती है। भाजपा यूपी के पोस्टर में आपको कोलकाता का फ्लाईओवर दिखाएगा और अमेरिका का जो है फैक्ट्री दिखाएगी। आपने भी रिजर्वेशन की बात करी, जब रिजर्वेशन में उन्नति की पदोन्नति की बात चली तो सपा के सांसदों ने वो बिल की कॉपी फाड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें कहीं ना कहीं उनके भी समझने में कमी रही और वो जो समझने में कमी रही उसका खामियाजा भी मैं उन्हें आगे भुगतने को मिला। उन्होंने सवर्णों के तुष्टीकरण का कुछ पॉइंट्स पे काम किया तो उस तुष्टीकरण का नतीजा भी उन्हें भुगतने को मिला है। और अब कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से आदमी चीज़ें समझता है। तब के समाजवादी पार्टी में जो 2012 थी और जो अब 2021 है, अब की जो समाजवादी पार्टी है, जो तब नेता थे जो अब नेता हैं, और तब जो नेतृत्व था अब नेतृत्व है, और उसकी मैच्योरिटी में बहुत फ़र्क है। अब अखिलेश यादव जी खुल के कास्ट सेंसस की बात करते हैं, खुल के रिजर्वेशन नहीं। 2012 में अखिलेश 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उस समय के अखिलेश यादव जी में और अब के अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का फ़र्क है। अब अखिलेश यादव जी के आप भाषण सुन लीजिए, वो बहुजनों की बात करते हैं। 2019 का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी उन्होंने बहुजनों की बात की थी। और बहुत बड़ा जो यूथ है, यूथ का जो एक तबका है और जो पढ़ा लिखा यूथ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब चाहता है कि जाति और धर्म से उठ के बात की जाए, शिक्षा पे बात की जाए, चिकित्सा पे बात की जाए, रोजगार पे बात की जाए। और इन दोनों ही पैमाने में बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पूरी खरी उतरती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहे सपा की सरकार बने चाहे बसपा की सरकार बने, लेकिन इन दोनों में से ही किसी एक पार्टी के ऑप्शन कौन सा बेटर ऑप्शन देखा जाए तो सपा है। अगर बसपा सक्रिय हो जाती तो बसपा में भी कोई बुराई नहीं है।